स्टूडेंट्स, ये हमारे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 है और आप लोगों ने जिस पे है और आप लोगों ने लिमिट बहरहाल नहीं पढ़ी है। लिमिट इंशाल्लाह आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर जब जाएंगे वहां पर पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन आपने कंप्लीट कर ली एएस और ए2 की। इंटीग्रेशन जो है वो एएस में पढ़ी थी और ए2 में आप पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा पहले मैं सारा रिवीजन दे दूं। जो एएस में आपने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बेसिकली जो है वो आपके पास रिवर्स होती है किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, यानी एंटी डेरिवेटिव को जो है वो हम इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है, राइट। अब अगर आपको कहा जाए कि इसका ग्रेडियंट मालूम करें, तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा है कि आप उसका डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 2x हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ कर्व। तो जब भी हमें किसी कर्व का ग्रेडियंट मालूम करना होता है, तो चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो, चाहे वो पैरामेट्रिक हो, चाहे वो अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लोगैरिथम हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, हम उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन आता है। और फिर कर्व के क्योंकि पॉइंट चेंज होते रहते हैं, लिहाजा ग्रेडियंट भी चेंज होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, तो वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हर पॉइंट पर डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो आपके पास लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, इसको हम कर्व का ग्रेडियंट भी कहते हैं और इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। आपको याद होगा कि आपने एएस के अंदर ये सीखा था कि अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन हो, यानी ग्रेडियंट गिवन हो, तो किस तरह से आप कर्व की इक्वेशन को मालूम करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, तो क्या चीज आएगी? ग्रेडियंट आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेडियंट गिवन होगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन होगा, एफ डैश एक्स गिवन होगा, वाई डैश गिवन होगा, और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। तो ये तो पहला पॉइंट है कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी आप रिवर्स में जब काम करते हैं तो आपके पास इंटीग्रेशन आता है। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबडी। एएस की इंटीग्रेशन रिवाइज करते हैं बेटा, ये जरूरी है इसकी इंटीग्रेशन रिवाइज करना। एएस के अंदर हमने अलजेब्रिक फंक्शन की जो है वो इंटीग्रेशन को स्टडी किया है और उसमें आपको याद होगा कि जैसे ये एफ डैश एक्स है, मैंने आपसे कहा था ना कि अब आपको रिवर्स में जाना है। यानी डिफरेंशिएशन में आप y से डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करते थे या एफ एक्स से एफ डैश एक्स मालूम करते थे। यहाँ पर हम रिवर्स जा रहे हैं, यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स गिवन होगा या डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन होगा और आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जो है वो एफ एक्स आएगा या y आ जाएगा। इसके अंदर 3 फॉर्मूले हमने देखे थे, ये बहुत अच्छी तरह समझिएगा बेटा। एक्स की पावर एन डी एक्स आपके पास है, अगर एक्स की कोई भी पावर है एक्सेप्ट -1, ये जो फॉर्मूला है ये एक्स की पावर -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्स की पावर -1 का मतलब हो गया 1 अपॉन एक्स, यानी ये फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये तो आपके जहन में आ रहा होगा, सर 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी? तो ये हम अपने A2 में सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन या रैशनल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल, लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन की इंटीग्रेशन इस साल हमारे सिलेबस में। तो लेकिन ये फॉर्मूला जो है एक्स की पावर एन डी एक्स, ये फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल नहीं है जब एन की वैल्यू -1 होगी। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था हमारे पास एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही पावर एग्जैक्टली जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी। और प्लस सी क्या था? ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। फिर इसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपने स्टडी किया था एएस लेवल मैथ्स में, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ना हो, ठीक है, और कोई फंक्शन ना हो यानी कोई नंबर हो आपके पास, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज एनी नंबर, इट माइट बी पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, फ्रैक्शन, कुछ भी हो, यहाँ पर ए कोई नंबर हो और उसके साथ डिफरेंशियल लिखा हो हमारे पास डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स जो है अगर हम उसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, अगर इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ए को इसी तरह से लिखोगे, डी एक्स का इंटीग्रल जो है वो क्या होता है? एक्स होता है। जिस तरह से अगर यहाँ पर डी वाई लिखा होगा तो उसका इंटीग्रल डी वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर डी जेड लिखा होगा तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। डी थीटा लिखा होगा तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। डी पी लिखा होगा तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक्स की कोई पावर ना हो इस तरह के फंक्शन में और कोई नंबर लिखा हुआ हो या नंबर ना भी लिखा हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ dx लिखा हुआ हो, तो उसका इंटीग्रल x हो जाएगा। और अगर नंबर लिखा हुआ है, कोफिशिएंट है कोई, पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव या फ्रैक्शन, तो वो यहाँ पर आ जाएगा।
प्लस सी। मैं इसे बहुत थॉरोली रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला आप देखें, वो है ए एक्स प्लस बी की पावर एन। देखिए यहाँ पर है एक्स की पावर एन, यहाँ पर है सिंगल टर्म, जबकि यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी की पावर एन। यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, याद रखिएगा लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब है कि जैसे एम एक्स प्लस सी, यानी आपके पास कोई एक्स का कोफिशिएंट हो प्लस कोई कांस्टेंट टर्म हो, उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्स की पावर वन। तो अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो और उसकी होल पावर एन हो, यहाँ पर भी वही कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसके पावर -1 नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ था कि एक्स की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि ए एक्स प्लस बी की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और इसकी इंटीग्रेशन यानी रेसिप्रोकल फंक्शन, जो लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन इंशाल्लाह हम A2 के अंदर स्टडी करेंगे। अलग-अलग फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूले में ये है कि वही पावर n होगी, तो उसमें n में 1 ऐड कर देंगे और एग्ज़ैक्टली वही पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। लेकिन साथ-साथ x का कोएफ़िशिएंट आता है। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे इस कोएफ़िशिएंट को लगाना भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला सही से याद रखिएगा। अच्छा, ये सब फॉर्मूले MF19 में आपको गिवन होंगे। तो ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन n+1, और कोएफ़िशिएंट ऑफ x को भूलिएगा नहीं, ये अमूमन स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले थे जिनकी इंटीग्रेशन आपने जो है वो की थी x की पावर n, और अगर x की पावर नहीं हो तब भी सेकंड फॉर्मूला, और अगर लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर पावर जो है वो आपके पास n हो, जबकि n जो है नॉट इक्वल टू 1 हो, तो वी कैन अप्लाई these formulas to find out the integration of a function। अब थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करने से पहले एएस के अंदर आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन को कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो याद होगा आपको, ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, एरिया अंडर द कर्व। अगर आपके पास कोई कर्व है, जैसे ये आपके पास कोई कर्व है और आपको इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, और आपको इसका एक सर्टेन पॉइंट से लेकर सर्टेन पॉइंट तक जो है वो एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है, तो आप क्या करते हैं, उस कर्व की इक्वेशन को, जिसमें वाई सब्जेक्ट बना होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट नहीं बना होगा तो आप उसको सब्जेक्ट बनाओगे और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दोगे उसकी लोअर लिमिट से, जहां पर एरिया स्टार्ट हो रहा है शेडेड एरिया, और जहां पर शेडेड एरिया एंड हो रहा है वहां तक इसको जो है वो आप इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास एरिया का एक्सप्रेशन या एरिया आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको, ये आपने एएस लेवल में सेकंड पॉइंट ये पढ़ा था कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अगर आपके पास दो कर्व्स हो, जैसे यहाँ पर ये देखें रेड कलर से एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और नहीं सॉरी, ये वाला जो कर्व है रेड वाला, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ये जो कर्व है आपके पास ब्लू कलर से, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपको इसके दरमियान वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, जबकि ये कर्व एक दूसरे को जिन दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स। तो आप क्या करते थे, अपर कर्व में से लोअर कर्व की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे, और जहां से वो एरिया स्टार्ट हो रहा है और जहां पर वो एरिया एंड हो रहा है उनकी लिमिट्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते थे। तो दैट वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, कि वी कैन फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अगर आपको उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना दिए हुए हों, तो फिर आप ये करते थे एएस के अंदर कि उनको, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे और उसके एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे। आई होप कि आपको मैंने याद दिला दिया। तीसरी एप्लीकेशन आपको याद होगा, ये होती थी वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये होता था, मैंने आपको बताया था एएस के अंदर, कि अगर किसी एरिया को, जैसे ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये आपके पास कर्व है, और ये स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी पर, अब इस एरिया को अगर आप रोटेट कर दें अबाउट एक्स एक्सिस, तो आप देखें इस तरह की कोई डायग्राम बनेगी, है ना। अगर आप देखें कि इस तरह की डायग्राम बनेगा, ये एरिया को आप रोटेट कर दें तो इस तरह से ये एक 3D शेप बनेगी, राइट, जस्ट लाइक अ कोन टाइप का एक आपके पास सॉलिड फॉर्म होगा। तो अगर आप इसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, उसकी वजह ये है कि आपने इस शेडेड एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया, तो आपके पास ये वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पर देखें रोटेशन भी शो करी है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अबाउट एक्स एक्सिस होता था पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई आपके पास आएगा, ए टू बी क्या है, जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा था, जहां पर एरिया एंड हो रहा था उसकी लिमिट्स हैं, और ये जो वाई स्क्वायर है ये बेसिकली जो भी आपको कर्व की इक्वेशन गिवन होगी उसका स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको इसको बताऊं कि एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या फर्क है। देखें, एरिया का फॉर्मूला आपके पास ये था, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी यहां पर सिर्फ वाई था और ए से भी लिमिट थी। वॉल्यूम में यहाँ पर पाई भी है और यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आपके पास, कि वाई जो फंक्शन है, यानी जो भी आपके पास कर्व की इक्वेशन है, उसमें से पहले आप वाई को सब्जेक्ट बनाओगे, उसका स्क्वायर करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन है, ये दो तरह का होता है। हम किसी भी एरिया को अबाउट एक्स एक्सिस भी रोटेट कर सकते हैं तो सॉलिड फॉर्म होगा, अबाउट वाई एक्सिस भी रोटेट कर सकते हैं तो सॉलिड फॉर्म होगा। तो हमारे पास इन दो कंडीशंस के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले थे। बस फॉर्मूले में ये आ जाएगा कि यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ पर डी वाई आ जाएगा, क्योंकि लिमिट अब जो है वो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई होंगे। आई होप कि मैंने काफ़ी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी है या आपको याद दिला दिया कि एएस के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके बेटा, अब मैंने एएस के आपको जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ थे और उनकी एप्लीकेशंस के जितने फ़ॉर्मूलाज़ थे वो सारे रिवाइज़ करवा दिए। अब हम जो है वो प्रैक्टिकली इसको जो है वो रिवाइज़ करते हैं, यानी जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने रिकॉल किया है, इसको हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड वाई if dy upon dx equal to 3x square plus 1। dy upon dx equal to 3x square plus 1, ये बेसिकली उस कर्व के ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमें y मालूम करना है, यानी हमें कर्व की इक्वेशन मालूम करनी है। तो हमने कॉपी डाउन किया dy upon dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हमें dy upon dx, देखें y को जब डिफरेंशिएट करते थे तो dy upon dx आता था, तो dy upon dx को इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा। तो हमने क्या किया, बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर बोथ साइड के ऊपर हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन की साइन मैंने नहीं डाली है तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये इंटीग्रेशन हमने की, दोनों साइड पे अप्लाई की, तो dy अपॉन dx का इंटीग्रेशन हो गया y, और 3x स्क्वायर, तो 3 कोफिशिएंट है वो इंटीग्रेट नहीं होगा बेटा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वही फॉर्मूले से होगा कि जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही पावर नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें प्लस 1 लिखा हुआ है, इसमें x नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 1 का इंटीग्रल 1x हो जाएगा, 2 का इंटीग्रल 2x हो जाएगा, 3 का इंटीग्रल 3x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो सिर्फ x हो गया। प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये याद रखिएगा कि एक ही एक्सप्रेशन में चाहे 10 टर्म्स हो और आप उसको जो है वो इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो है वो एक ही मर्तबा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सी। ये आपके पास उस कर्व की इक्वेशन आ गई। और करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड एफ एक्स। इफ मैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहा हूं ताकि आप लोग इससे फेमिलियर हो जाए। Find fx if f dash x equal to 15x की पावर 4 minus 6x plus 3। ये किसी कर्व का हमें ग्रेडियंट गिवन है, डिफरेंशिएशन हमें गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, यानी हमें उसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने बेटा बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एफ डैश एक्स लिखना चाहिए था, तो ये एफ डैश एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स, यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, ये आ गया 15 एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल हो गया एक्स की पावर 5 अपॉन 5। इसी तरह से -6 एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, फिर वही कांस्टेंट आ गया तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 3x प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो सिंप्लीफाई इस तरह किया कि 5 3 15 हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये 3x आ गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
A curve is such that dy upon dx equal to 6x की पावर 5 minus 18 upon x cube. यहाँ पर दो algebraic expressions आपस में divide हो रहे हैं. And 1 6 is a point on the curve. और कर्व का देखें हमें एक पॉइंट भी गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम करनी है. आपको याद होगा कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ कर्व एएस में मालूम करते थे तो हमें कर्व का एक पॉइंट गिवन होता था. इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता था कि किसी तरह से आप सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें. तो यहाँ पर पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और उसके बाद सी मालूम करने के लिए एक्स और वाई की जगह 1 और 6 रिप्लेस कर दूंगा. अब यहाँ पर देखें dy पॉइंट dx लिखा. अच्छा, ये एक्स क्यूब जो है ये दोनों टर्म्स के नीचे मैंने सेपरेट कर दिया. तो 6x की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब हो गया और 18 अपॉन एक्स क्यूब हो गया. 6 ये आ गया, x की पावर 3 x की पावर 3 से कैंसिल आउट हो गई, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 18 x की पावर प्लस 3 है, ऊपर गई x की पावर माइनस 3 हो गई. अब मैंने बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी क्योंकि अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली. देखें 6 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया 6 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 18 एक्स की पावर माइनस 3 है तो माइनस 3 में प्लस 1 करेंगे इट बिकम्स माइनस 2 और ये माइनस 2 आ जाएगा प्लस सी. बहुत सारे बच्चे इस मामूली मामूली कैलकुलेशन के अंदर जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं तो इसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ रहा होता. तो जब भी आप इंटीग्रेट करें तो मेरी सजेशन ये है कि एक दफा जो है ना दोबारा से उसे देख लिया करें, एक दफा रिकैप करें कि यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई मुझसे इंटीग्रेशन के अंदर और फिर उसके बाद फॉरवर्ड किया. y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6 एक्स क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस 2 9 18 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस सी. अब यहाँ पर क्योंकि हमें कर्व का एक पॉइंट गिवन है तो हम प्रॉपर जो है कर्व की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं. तो 1 6 जो पॉइंट था दैट वाज लाइंग ऑन द कर्व सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1. तो मैंने y की जगह 6x रिप्लेस कर दिया, x की जगह 1 रिप्लेस किया तो ये 2 आ गया, ये आपके पास 9 आ गया प्लस सी. इस इक्वेशन से c फाइंड आउट किया तो मेरे पास आ गया -5. तो सी की वैल्यू उठाकर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x की पावर माइनस 2 और c को मैंने रिप्लेस कर दिया -5 से. तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2x क्यूब, इसको मैंने x की पावर माइनस 2 को डिनोमिनेटर में ले आया तो ये आ गया 9 अपॉन x की पावर 2 माइनस 5. तो ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई. आई होप के ये क्लियर हो गया होगा. अच्छा, उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला था थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 3 की पावर 4. याद है मैंने आपको बताया था कि बेटा याद रखना कि ये वो फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपके पास लीनियर फंक्शन हो. लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें x की पावर जो है वो 1 हो. तो 2x माइनस 3 की पावर 4 dx है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 4 प्लस 1 5 हो जाएगी और वही 5 नीचे आएगा. लेकिन मैंने आपको एक और बात कही थी कि देखो x का कोफिशिएंट लिखना ना भूलना. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है वो मैंने लिख दिया, 2 5 10 हो गया, 2x माइनस 3 की पावर 5 आ गई प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर जो आपके पास इंटीग्रेशन है इसके अंदर 20 लिखा हुआ है. अच्छा, 1 माइनस 4x लीनियर फंक्शन है, पावर 6 है. कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा याद रखना डिनोमिनेटर में नहीं होती, हमेशा उसके लिए आपको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा. तो 1 माइनस 4x की पावर 6 है तो आप इसको न्यूमरेटर में ले गए तो पावर की साइन जो है वो आपने चेंज कर दी, 1 माइनस 4x की पावर माइनस 6 हो गई. 20 कोफिशिएंट है, इंटीग्रेट नहीं होगा. अच्छा, एक और चीज बताऊं कि बहुत सारे बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि स्टेप में इंटीग्रेशन करते हैं और फिर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाए रखते हैं. तो उसके मैं नॉर्मली मैं मार्क्स जो है वो डिडक्ट करता हूँ क्योंकि इस बच्चे को इसका मतलब ये नहीं पता होता कि जब आप एक फंक्शन परफॉर्म हो गया तो उस फंक्शन को या उस साइन को मतलब रिमूव कर देना चाहिए. तो यहाँ पर जो है वो आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप जिस फंक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा अप्लाई नहीं होती, याद रखिएगा. 1 माइनस 4x माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, यही पावर 5 नीचे आ गई और x का कोफिशिएंट माइनस 4 है, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 हो गया. अच्छा, ये 20 और ये 20 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये पावर नेगेटिव थी तो नीचे आकर जो है वो प्लस हो गई. तो ये छोटी-छोटी बातें जो मैं बता रहा होता हूँ ना बेटा ये वो चीज़ें होती हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम बच्चों से सीखते हैं कि वो जब टेस्ट वगैरह करते हैं या मॉक वगैरह में या पेपर कोई देते हैं तो वहाँ पर इस टाइप की मिस्टेक कर रहे होते हैं. तो वही चीज़ें हमारे भी दिमाग में होती हैं और हम आपको इसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि आप वो मिस्टेक ना करें. ठीक है? और दूसरों की गलतियों से सीखें. इंटीग्रेशन है 5 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7. 5 ये आ गया, 2x प्लस 7 पर पावर हाफ है, ऊपर चली गई पावर माइनस हाफ हो गई. अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो 5 कोफिशिएंट है वो आ गया, 2x प्लस 7 की पावर माइनस हाफ है तो आप इसको जो है वो
+1 करेंगे तो ये प्लस माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, वही हाफ नीचे आ गया और x का कोफिशिएंट यहाँ पर डिवाइड हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 5 और 2x + 7 का पावर हाफ है, तो हाफ को मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया ताकि एक प्रॉपर एक्सप्रेशन नजर आए। प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कि मैंने काफी प्रैक्टिस करवा दी है इसकी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा, अब कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी किया है, तो आप देखें यहाँ पर है आपके पास, ये आपके पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है y = 4 √x - 2x और ये आपके पास शेडेड एरिया है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। और शेडेड एरिया की लिमिट्स हमें गिवन है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज एंडिंग अप टू 4। तो सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया मालूम करने के लिए, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फंक्शन जो भी होगा और y को सब्जेक्ट बना होना चाहिए, तो ऑलरेडी इसमें y सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a to b और ये हो जाएगा f of x dx। तो f of x क्या है आपके पास 4 √x - 2x, तो यह आ गया 4 √x - 2x dx और हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमने हटा ली, 4 ये आ गया, x की पावर स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ है, तो हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, वही पावर एग्जैक्टली 3/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगी। -2 ये आ गया, x की पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x की पावर 2/2, ये 2 4 जा 8/3 हो गया, x की पावर 3/2 हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x की पावर 2 रिमेनिंग है। अब आपको याद होगा लिमिट का, अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं कि जब आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का प्रोसीजर ये था कि पहले आप जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दें एक्स की जगह, फिर माइनस का साइन लगाएं और उसके बाद जो पूरा एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो है वो लोअर लिमिट अप्लाई कर दें। देखें यहाँ पर लोअर अपर लिमिट जो है 4 थी, तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां एक्स था वहां पर मैंने 4 को सब्सटीट्यूट किया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर पूरे एक्सप्रेशन में जहां x था वहां पर 0 सब्सटीट्यूट किया, तो जाहिर है ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 - 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो a आ गया मेरे पास 64/3 -16 और इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 16/3। और आपको मालूम है कि एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है, जैसा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्योंकि कोई यूनिट नहीं गिवन है, लिहाजा मैंने यूनिट स्क्वायर करके इसको मेंशन किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखें ये क्वेश्चन है आपके पास, ये हारिस यानी हुसैन ने पूछा था ये क्वेश्चन इस तरह का, तो मैं आपको बताता हूँ हुसैन। द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू √2x + 1। ये आपके पास एक कर्व है और इसका हमें जो है कह रहे हैं कि द शेडी रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व, द y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। ये y इज इक्वल टू 3 आपके पास एक लाइन है, ये शेडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है आपके पास 3 के ऊपर। हमें शेडेड एरिया मालूम करना है। अच्छा ये शेडेड एरिया डायरेक्टली अटैच है क्योंकि y एक्सिस से, लिहाजा हम एरिया में y एक्सिस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए स्क्वायरिंग की और स्क्वायरिंग करने के बाद y² = x + 1 हो गया, इसमें से एक्स को सब्जेक्ट बनाया, y² - 1/2 हो गया। एरिया का फॉर्मूला अबाउट या एरिया अगर अटैच हो डायरेक्टली वाई एक्सिस से तो फिर फॉर्मूला होता है एक्स डी वाई, और अगर वो डायरेक्टली एक्स एक्सिस से अटैच हो तो फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स, और यहाँ पर होता है एक्स डी वाई। तो थोड़ा सा सेपरेट रखिएगा। लिमिट एरिया की 1 से लेकर 3 थी और x जो है वो हमने यहाँ से लिख दिया, सब्जेक्ट बन गया है, तो कॉपी डाउन कर दिया 1/2 y² - 1 dy। अब जस्ट हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इसका एरिया को शो करेगा। तो ये आ गया 1/2, y² का इंटीग्रल हो गया y³ और 1 का इंटीग्रल हो गया y। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने लिमिट अप्लाई की, 3 अप्लाई किया तो ये 9 - 3 आ गया, फिर माइनस साइन लगाई, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की, यहाँ पर y की जगह 1 रिप्लेस किया, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया एरिया इज इक्वल टू 10/3 यूनिट स्क्वायर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सबको। ओके बेटा, अब मैं आगे मूव करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है।
The diagram shows the curve y is equal to minus x square plus 8x minus 5 and the line y is equal to x plus 1 that intersect at the point 1, 2 and 6, 7. अब ये कर्व और एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, दैट इज 1 एंड दैट इज 6। अब हमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स मालूम करना है, यानी शेडेड एरिया मालूम करना है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो क्या था, a टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी अपर कर्व में से लोअर कर्व की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो एरिया है इसमें आप देखें अपर कर्व क्या है, ये वाला कर्व है, और लोअर कर्व क्या है, ये लाइन है। तो आप कर्व की इक्वेशन को अच्छा ध्यान में रखिएगा, दोनों इक्वेशन में y को सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी इसमें y सब्जेक्ट बना हुआ है। तो अपर कर्व की इक्वेशन आपने लिखी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस, और फिर ये आपके पास लोअर कर्व की इक्वेशन है x प्लस 7, ये लिखना है। और लिमिट जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखनी है, जहां से शेड रीजन स्टार्ट हो रहा है उसका x, और जहां पर शेड रीजन एंड हो रहा है उसका x जो है वो आपने लिखना है। तो 1 से लेकर 6 तक आप लिख रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1, ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स, ये आ गया 7x माइनस 5 माइनस 1, इट बिकम्स माइनस 6। अब ये आपने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, अभी आपने इंटीग्रेट नहीं किया, अब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 7 एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 6 का इंटीग्रल हो गया माइनस 6x। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट आता है, तो इसका इंटीग्रल जो है वो आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। तो पहले मैंने अपर लिमिट अप्लाई की, जहां जहां x था वहां पर 6 सब्सटीट्यूट किया, फिर माइनस, फिर जहां पर हमारे पास x था मैंने वहां पर लोअर लिमिट अप्लाई की। इसे आपने एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से, इतना आपको इसको एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में डालिएगा और आंसर जो है वो निकाल लीजिएगा। तो 20 होल 5/6 यूनिट स्क्वायर आ गया। और आप चाहें तो इस टाइप की इंटीग्रेशन का आंसर कैलकुलेटर से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना है कि जब ये आपके पास जो शेडेड रीजन है ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट होगा तो क्या होगा। तो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, और जो शेड रीजन उसकी लोअर लिमिट गिवन है, शेड रीजन की अपर लिमिट गिवन है, और हमें जो है वो शेड रीजन अगर ये रोटेट करेगा अबाउट एक्स एक्सिस तो इससे क्या वॉल्यूम आएगा, कौन सा सॉलिड फॉर्म होगा, वो हमें मालूम करना है। कौन सा सॉलिड फॉर्म होगा ये तो नहीं बताना है हमें, बल्कि उस सॉलिड फॉर्म जो होगा उसका जो है वो हमें वॉल्यूम जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया बेटा पाई, 1 से 2 लिमिट हो गई, वाई स्क्वायर है तो आपने 9/3x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लिया। 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, उसको हम ऊपर ले गए ताकि हमें इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो आप देखें मैं इसे ऊपर ले गया, तो 81 पाई कोफिशिएंट हो गया, 3x प्लस 2 लीनियर फंक्शन है, पावर माइनस से में है, तो हमने उसके ऊपर पावर मेथड अप्लाई कर दिया, तो -2 + 1 -1 हो गया, वही पावर -1 डिनोमिनेटर में आ गई, और x का कोफिशिएंट लिखना नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 बाहर लिख लिया मैंने, -81 पाई अपॉन 3, 3x प्लस 2 की पावर -1 है, तो ब्रिंग इट डाउन, तो ये आ गया 1/3x प्लस 2, पावर प्लस में आ गई, ये 2 और 1 है। अब उसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, पहले 2 अप्लाई किया, तो 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया, 1/8 आ गई माइनस, फिर इसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई की, x यहाँ 1 रखा, तो 1/5 आ गया। इसको कंप्लीटली कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है वॉल्यूम का 81/40 पाई। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। इसमें मैंने एरिया, वॉल्यूम सब चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीटली रिवाइज़ कर दी हैं। तो आई होप कि आपका पूरा एएस जो है वो रिवाइज़ हो गया होगा।